Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine. And I want to say Rabbi Zidni Ilma, that is the most beneficial dua for you people by the Holy Prophet. और you know very well कि आज हम प्लांट ट्रांसपोर्टेशन का आखिरी लेक्चर ले रहे हैं, राइट? और आखिरी लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक को जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया हुआ था, दैट इज बेसिकली ट्रांसलोकेशन। और आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, राइट? कि अगर हम फोटोसिंथेट्स की मूवमेंट की बात करें, ना पहले ही बात है कि व्हाट इज फोटोसिंथेट? डेफिनेटली द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? इट मे बी of course glucose, or it may be a sucrose, or it may be a maltose, or it may be a starch, whatever the case may be, or it may be the amino acids or any product of the, you can say, metabolic processes of the plant body. ये फोटोसिंथेट्स क्या करेंगे? मैं लास्ट में डिस्कस किया था कि वो एक सोर्स से मूव करेंगे और इवेंचुअली वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंक, दैट इज वेरी मच रिच इन व्हाट? ग्राउंड टिश्यूज। आइए देखते हैं ये सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं। आई होप के रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, के अगर ये दुआ पढ़ेंगे और तो दुआ पढ़ने के बाद आपको ये प्रोसेस अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा हेल्प होगी। सो मैंने भी दुआ पढ़ ली है, आप भी पढ़ें, कॉपी पेन्स अपने हाथ में रखें, अपनी आइज़, ब्रेन, कान सबको खोल के बैठें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। So, my dear students, we are going to start with this, you can say, topic, and that very topic is mechanism of translocation. हम देखना चाह रहे हैं बेसिकली कि फूड जो मेरे लीव्स में बनी, ड्रॉ करते हैं, जो हमारे कहाँ बनी? लीव्स में। फॉर एग्जांपल दीज आर द लीव्स, और ये अटैच होती हैं, जाहिर है, मेरे स्टेम के साथ, राइट? तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो वाली फूड जो हमारे इस लीफ में बनी, राइट, ये कैसे मूव कर जाती है, फॉर एग्जाम्पल टू अ डेवलपिंग फ्रूट। फूड तो ज़ाहिर है यहाँ बन रही है, या फूड फॉर एग्जाम्पल कहीं यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो ये वाली फूड इस पर्टिकुलर लीफ से इस ग्राउंड टिश्यू तक कैसे पहुंचेगी, ये अंडरस्टैंड करना है। लेकिन आपको ये वाली बात भी पता है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास फूड सिर्फ फ्रूट में स्टोर हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस फूड के अंदर कोई सीड डेवलप हो रहा हो, तो फूड सीड में भी स्टोर हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो ये कि सम टाइम आप लोगों के अंडरग्राउंड पार्ट्स में, राइट, फॉर एग्जाम्पल हमने कल एग्जाम्पल ली थी कि सिस्टी के से दिस इज अ प्लांट, से दिस इज अ प्लांट ऑफ पोटैटो, तो फूड मे बी स्टोरिंग इटसेल्फ इन अ पोटैटो, और इट मे बी स्टोरिंग इन शुगर, स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंदी के नाम देते हैं, और इट मे स्टोर इन फॉर एग्जाम्पल अ टर्निप, जिसे हम लोग शलजम का नाम दे रहे होते हैं, और इट मे बी द शुगर बीट, यानी कि वो, और इट मे बी द कैरेट, इट मे बी द रेडिश। तो फूड बाहर इन सब जगहों पे स्टोर होती है। मैन्युफैक्चरिंग इनकी होती है लीफ में, और स्टोरेज होती है अंडरग्राउंड पार्ट्स मींस रूट्स में, या अंडरग्राउंड स्टेम्स में, या फिर फ्रूट्स में, और या फिर सीड्स में। हम देखेंगे कि ये फूड यहां से यहां कैसे मूव करती है, ट्रांसलोकेट होती है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो किस्म की थ्योरीज थी, राइट? देयर वर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज। उनमें से एक को हम लोग बोलते थे एक्टिव थ्योरीज। एक्टिव थ्योरी का मतलब मेरे पास ये है कि ऐसी यू कैन से थ्योरी जो एनर्जी के इस्तेमाल को बताती है। यू नो वेरी वेल, पढ़ लिखे बच्चे हैं, लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं इस फर्स्ट ईयर का, यू नो कि व्हेन देयर इज एन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, व्हेन देयर इज अ यूज ऑफ एटीपी, तो हम इसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हमारे पास देयर इज नो यूज ऑफ एटीपी, तो हम इसे क्या बोलते हैं? पैसिव। ठीक है, तो इस वाले केस में नो एटीपी। अब आपने बात को जरा गौर से सुनना है। अगर तो मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली फ्लोएम के अंदर मूवमेंट्स की,
तो उसके अंदर तो कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। उस रेफरेंस से हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट की थ्योरीज को अबैंडन का मतलब है खत्म कर देना, आपको बुक वर्ड यूज करिए उसे हम खत्म कर दिया। लेकिन जहां तक बात है कि हम उस पर्टिकुलर फूड को फ्लोएम में लोड कैसे करवाते हैं, तो वो एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, राइट। अब देखते हैं कि अगर मैं किसी पैसिव थ्योरी की बात करूं, क्योंकि हमने बोला कि फ्लोएम के जो मूवमेंट उसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, अब एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, इट इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस हैं, तो इसके लिए हम एविडेंसेस दे रहे हैं आप लोगों को। एविडेंसेस फॉर नो यूज ऑफ डेल्टा ई। तो पहली बात मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि आपको पता है कि एटीपी की फॉर्मेशन में हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस मीन ट्रांसलोकेशन में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर दूं या नियरली इक्वल टू 0 कर दूं, तो भी ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस खत्म नहीं होता। नंबर 2, अगर मैं क्या करूं स्टूडेंट्स कि मैं उन एंजाइम्स को पॉइजन कर दूं, उन मेटाबोलाइट्स को पॉइजन कर दूं कि जो एटीपी की फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो भी देयर इज नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इसके अलावा अगर मैं ये बात देखूं तो आपको ये वाली बात भी अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आपको याद हो तो एटीपी की प्रोडक्शन में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूं या ज्यादा कर दूं, कम कर दूं या ज्यादा कर दूं, तो उसके रिजल्ट में भी ट्रांसलोकेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा कि जो एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो फिर जाहिर है मैं क्या करूंगा, मैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के यूज की थ्योरी इसको अबैंडन कर दूंगा या खत्म कर दूंगा। अब बाकी बच जाती है मेरे पास कौन सी थ्योरीज, पैसिव थ्योरीज। तो आइए हम पैसिव थ्योरीज की बात करते हैं। तो पैसिव थ्योरी के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास 2 आइडियाज हैं। पहली बात यह है कि जनाब ये वाले सब्सटेंसेस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर रहे हैं। क्यों? कि इसमें एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं हो रही। लेकिन जब मैंने डिफ्यूजन के रेट को देखा तो मुझे पता चला कि वो तो 1 मीटर पर 8 ईयर्स, यानी कि अगर मैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को, सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज करवाना चाहूं तो वो तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं 8 सालों में। अब अगर इतने साल तक हम बैठे रहे तो फिर तो चीजें स्टोर होने से रह गई, राइट। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने रेट मेजर किया, किस चीज का, सोल्यूट की ट्रांसपोर्ट का। तो ये क्या था, सोल्यूट की ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं फ्लोएम सैप की बात कर रहा हूं कि जो फ्लोएम का सैप था वो किस रेट से मूव कर रहा था। तो पहली बात तो मुझे कैसे पता चला, तो आंसर ये था कि आपको याद होगा कल के लेक्चर में इस बात पे खत्म किया था कि हम एफिड्स को यूज करते हैं कि जब एफिड्स हैं दे आर बेसिकली फ्लोएम फीडर्स, तो हम उस पर्टिकुलर फ्लोएम फीडर को एनेस्थीसिया दे देते हैं, उसे हम बेहोश कर देते हैं। जब वो बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो हम उनकी स्टाइलर्स को काट देते हैं, राइट, और देखते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टाइलर में से सैप कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है। तो जब हम लोगों ने उस पर्टिकुलर फ्लोएम सैप की मूवमेंट की स्पीड को मेजर किया तो इट वाज 1 मीटर पर आवर। दैट वाज अ क्वाइट ह्यूज स्पीड। 1 मीटर 1 घंटे में निकल रहा है, इट इज अ वेरी ह्यूज स्पीड एज कंपेयर टू 1 मीटर पर 8 ईयर्स। इसका मतलब है कि डिफ्यूजन वाली थ्योरी तो बिल्कुल गलत हो जाती है, इट इज रॉन्ग। तो फिर थ्योरी कौन सी बाकी बचती है, यस, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीएफटी और एमएफटी। PFT stands for pressure flow theory, or it is also called as mass flow theory. This theory was proposed by E. Munch, and that particular E. Munch proposed this theory in 1930. Right? ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है PFT या प्रेशर फ्लो थ्योरी और MFT मैस फ्लो थ्योरी, इसे E. Munch ने 1930 में प्रपोज किया था। आइए हम देखें कि इस थ्योरी के क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर थ्योरी को देखें माय डियर स्टूडेंट्स, उसके 3 मेन स्टेप्स हैं। नंबर 1 कि हम लोग इस पर्टिकुलर फूड को जो लीफ में प्रोड्यूस हुई उसे हम फ्लोएम में डाल दें, ये पहला स्टेप, राइट। ये है स्टेप नंबर 1 कि हम फूड को
इस पर्टिकुलर मिडरिब में डाल दें जो लीफ के दरमियान में से गुजर रही थी, या उन वेन्स में डाल दें कि जो इस पर्टिकुलर मिडरिब के साथ अटैच हैं। यानी कि हम किसी तरीके से इस फूड को उठा के किस में लोड कर दें, फ्लोएम में लोड कर दें। ये पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप मेरे पास ये है कि ये फूड जो यहाँ से मूव कर रही है, इसे हम उस चैनल में डाल दें जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोएम। यानी कि अब ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, या फिर ये यहां से इधर को मूव कर रही है। ये हो गया मेरे पास स्टेप नंबर 2। और मेरे पास स्टेप नंबर 3 क्या है कि वो वाली फूड जो इस पर्टिकुलर फ्लोएम के थ्रू यहां पहुंची है, उसे मैं ग्राउंड टिश्यू में क्या कर दूं, डाउनलोड कर दूं। ये आसान टर्म है। आप जिस दौर में रह रही हैं उस दौर में आप लोगों को अपलोड करना और डाउनलोड करने के लिए आसानी से समझ आ जाएगा। इस वाले केस में मैंने फूड को फ्लोएम में अपलोड किया, इस वाले केस में मैंने फूड को ट्रांसपोर्ट किया, और यहां पे जाके मैंने फूड को ग्राउंड सेल्स में डाउनलोड कर दिया। तो ये बेसिकली 3 मेन प्रोसेसेस है। यहां वाले केस में जो प्रेशर है वो ज्यादा है और यहां वाले केस में प्रेशर कम है, तो जाहिर है चीजें हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। ये है बेसिकली क्या, प्रेशर फ्लो थ्योरी, राइट। ये वाली थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए आए हम एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। लुक एट दिस। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक सेल, राइट। ये वाले हैं 2 मेरे पास ऑस्मोटिक सेल्स जिनको हम लोगों ने जोड़ा हुआ है, एक ऊपर वाली ट्यूब से जिसे हम लोग ट्यूब एक्स बोल रहे हैं, और एक नीचे वाली ट्यूब से जिसे हम ट्यूब वाई बोल रहे हैं, राइट। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सेल को देख रहे हैं, ऑस्मोटिक सेल को देख रहे हैं, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक बीकर है और उस बीकर को हमने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से फिल किया हुआ है। लुक एट द अदर एंड, वो दूसरे वाला बीकर को देखें, उसमें भी हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया है और इसको हम लोगों ने वाटर से फिल कर दी। इंपॉर्टेंट बात मेरे पास स्टूडेंट अब शुरू होनी है, जरा गौर से देखिएगा कि जब मैंने इस पर्टिकुलर सेल ए के, ऑस्मोटिक सेल का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर बाय मींस ऑफ अ पीपीएम। यू नो पीपीएम, बहुत दफा जिक्र हुआ आप लोगों से, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। अब ये जो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया, एक सुक्रोज सॉल्यूशन से 1 मोलर, और जो दूसरे वाला क्या है मेरे पास सिस्टम, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है से 0.25 मोलर सॉल्यूशन, राइट। इसका मतलब ये कि सेल ए में जो सुक्रोज सॉल्यूशन है वो ज्यादा गाढ़ा है एज कंपेयर टू सेल बी के, राइट। अब हम करेंगे क्या, देखेंगे स्टूडेंट्स कि सेल बी में चूंकि वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और सराउंडिंग में वाटर पोटेंशियल कम है, तो वहां पे वाटर की एंड ऑस्मोसिस कम होगी। मैंने आपको याद है बताया था, एंड ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस पीपीएम इनटू द सिस्टम। और ये जो मेरे पास सिस्टम है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेल, राइट, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज, you can say, wrapped by a PPM और partially permeable membrane। जो मेरे पास सेल ए है वहां पे सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है या वाटर पोटेंशियल कम है, सो मोर वाटर विल जॉइन द सिस्टम। यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस का रेट बहुत ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाटर इस तरफ मूव करेगा, राइट। अब इस तरफ से जनरेट होने वाला पोटेंशियल डेफिनेटली ज्यादा है, दैट विल पुश दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपवर्ड, और अपवर्ड जाने के बाद इट विल मूव थ्रू द ट्यूब एक्स, और ट्यूब एक्स के बाद अब ये पहुंच गया है कहां, सेल बी में। अब सेल बी में चूंकि सोल्यूट पोटेंशियल कम था और वाटर पोटेंशियल ज्यादा था, तो अब यहां से वाटर का एक्स ऑस्मोसिस का रेट ज्यादा हो जाएगा, राइट। अब यहां से वाटर जो एक्स्ट्रा होगा वो फिर ट्यूब वाई के थ्रू दोबारा सिस्टम में आ जाएगा और यहां पे फर्दर डिक्रीज करेगा किसको, सोल्यूट पोटेंशियल को। तो इस तरीके से मोर वाटर विल जॉइन ऑन द लेफ्ट साइड एंड विल ट्रेवल टूवर्ड्स द राइट साइड। तो कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही वाटर मेरी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव होता रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि दोनों साइड्स का ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जब ये काम होगी तो प्रोसेस रुक जाएगा। अब आप समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि जो लेफ्ट साइड पे काम हो रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू द प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द लीव्स, राइट। और जो मेरी राइट साइड पे प्रोसेस हो रहा है, इट इज सिमिलर टू द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द ग्राउंड टिश्यूज, राइट। कि मैंने राइट साइड पे वाटर को एंटर करना है
और इस वाटर के साथ में डेवलप करना है एक प्रेशर। उस प्रेशर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे मेरे सुक्रोज पार्टिकल्स, और ये सुक्रोज पार्टिकल्स फिर ट्रेवल शुरू करेंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स द राइट साइड, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सिंक, और यहां से जाने के बाद दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल बी डाउनलोडेड। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारे यहाँ ऑपरेट होगा। आइए इसे अंडरस्टैंड करते हैं फर्दर डिटेल में इन द नेक्स्ट कॉलम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसेसेस को। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो सबसे पहला काम क्या है वो है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया। यू नो वेरी वेल, पढ़े लिखे बच्चे आप लोग, डेफिनेटली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जब मैंने ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर लिया तो जाहिर है मैं एक लिविंग सेल हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेसोफिल सेल, आई एम टॉकिंग अबाउट पैलिसेड मेसोफिल और स्पंजी मेसोफिल। चलिए ड्रॉ करते हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आपको इलस्ट्रेट करके दिखाऊं। तो ये मेरे पास अगर एक पैलिसेड मेसोफिल सेल है ये वाला, और ये मेरे पास स्पंजी मेसोफिल सेल्स हैं, तो दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बना रहे, राइट। अब ग्लूकोज जो इन सेल्स ने बनाया से वो था 100 ग्राम, राइट। इन सेल्स ने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो ग्लूकोज कंज्यूम कर लिया दैट वाज से 40 ग्राम। ठीक, तो जो इन पर्टिकुलर सेल्स में नेट एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा वो कितना था, 60 ग्राम। कोई मुश्किल बात नहीं, जितना ग्लूकोज बनाया था उसमें से जितना खुद को चाहिए था रख लिया, और बाकी के बारे में क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, चैप्टर 2 में आप लोगों को मैंने बहुत बताया था कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, और ये भी बताया था कि हम उसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम टेस्ट यूज करते हैं बायोटिक टेस्ट, और नॉन रिड्यूसिंग के लिए आमतौर पर हम लोग कोई और टेस्ट समथिंग लाइक जैसे फेलिंग हो गया, या फिर इस्तेमाल होता है क्या, स्टार्च टेस्ट और आयोडीन टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। सो दीज पर्टिकुलर molecules of glucose, that is 60 gram, will be converted into non-reducing sugar, and best reducing sugar that is found in the phloem is basically nothing other than sucrose. तो हम बेसिकली इसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर देते। तो ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप, राइट। अगली बात स्टूडेंट्स मेरे पास ये है कि हमने स्टेप नंबर 2 में इस सुक्रोज को क्या कर देना है, अपलोड करना है। सेकेंड स्टेप इज अपलोडिंग। अपलोडिंग ऑफ सुक्रोज। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, बड़ा सिंपल सी बात यह है कि हम इस सुक्रोज को मूव करवाएंगे फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट विल बी टूवर्ड्स डेफिनेटली द वेन, जो इसके नियर बाई वेन होगी, दैट इज बेसिकली ऑफरिंग वर्ड द साइट ऑफ अपलोडिंग, दैट इज फ्लोइंग। उस तरफ हम उसको भेजेंगे। इस एरिया को मिटा देते हैं क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट को समझ आ गया है। तो इस सारी चीज को मिटाने के बाद हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम इस ग्लूकोज को मूव करेंगे टूवर्ड्स द व्हाट, vascular bundle, and this particular vascular bundle is in fact lying in the vein of a leaf. ठीक है, आपको ये वाली बात भी पता है कि इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, उनमें से एक को हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जाइलम, और एक को हम बोलते हैं फ्लोएम, राइट। और आपको ये वाली बात भी पता है कि इसके बाहर जो लेयर होती है, दिस वन वी कॉल इट एज एंडोडर्मिस, और इस एंडोडर्मिस के अंदर एक बहुत ही फाइन सी लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसे हम नाम देते हैं बंडल शीथ सेल्स, राइट। सो दीज आर बेसिकली बंडल शीथ सेल्स, राइट। अब अपने करना क्या है कि हम लोगों ने उस पर्टिकुलर ग्लूकोज को जो सुक्रोज को जो हमने यहां बनाया, जिससे हम लोगों ने यहां फॉर एग्जांपल मूव करवाया इस वे में, उसे हम लोगों ने एंडोडर्मिस में से गुजार के बंडल शीथ सेल के पास पहुंचा देना है। आपको ये वाली बात पता है हमारे स्टूडेंट्स के हमारे जो बंडल शीथ सेल्स हैं और जो हमारे एंडोडर्मिस के सेल्स हैं, दे ऑफर ओनली वन पाथ, वन चैनल, एंड दैट वेरी वन पाथ इज कॉल्ड एज व्हाट, सिम्प्लास्टिक पाथवे और वेक्यूलर पाथवे। यू नो वेरी वेल एपोप्लास्टिक पाथवे इज नॉट पॉसिबल। तो इस वाले वे में हम लोगों ने इसको कहां पहुंचा दिया, बंडल शीथ सेल्स के पास। अब बंडल शीथ सेल से दिस विल बी अपलोडेड इनटू द फ्लोएम सेल्स, ठीक है। और आपको ये वाली बात भी याद होगी कि हमने फ्लोएम में कल
4-5 किस्म के सेल पड़े, तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स हैं उनका क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा हुआ है आप लोगों के लिए ऑलरेडी। उनमें से पहले ये ब्लैक सेल्स है, और इन ब्लैक सेल्स के अंदर आप लोगों को हम लोगों ने डॉट्स शो किए हुए हैं। दीज पर्टिकुलर डॉट्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द सिव्स, राइट। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को सिव्स किसको बोलते हैं, छलनी को, चाय पुदने वाली पोनी को, राइट। तो वो वाले जो कैसे होल्स आर देयर दैट विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम वन ट्यूब टू द नेक्स्ट ट्यूब एंड देन टू नेक्स्ट ट्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेल जिसके अंदर मैंने ए लिख रखा है, दीज आर बेसिकली व्हाट, सिव एलिमेंट्स, राइट। तो जाहिर है मैं सेक्शन कट करूंगा तो कहीं पे ये सिव नजर आएगी और कहीं पे सिव नजर नहीं आएगी। However, these all are sieve elements, sieve element, sieve element, sieve element and sieve element. All black are sieve elements. उनकी विसिनिटी में, उनकी हमसायगी में, उनके नेबरहुड में क्या प्रेजेंट है, ये वाले रेड सेल्स। ये जो रेड सेल्स हैं बेसिकली दे आर लिविंग फ्लोएम पैनकाइमेटस सेल्स, फ्लोएम पैरन काइमेटस सेल्स। जाहिर है जब भी मैं किसी की बात करता हूं कि वो पैरेन्काइमा है तो इसका मतलब है कि ये सेल्स लिविंग है। दे हैव गॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे हैव गॉट अ टोनोप्लास्ट, दे हैव गॉट साइटोप्लाज्म दैट इज वेरी वेल डिफाइंड एंड दे हैव अ वेरी कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस ऑन वन साइड, सो इट मीन्स इट्स द लिविंग सेल। लेकिन अगर आप इन पर्टिकुलर सिव ट्यूब्स को देखें तो वो अंदर से बिल्कुल खाली हैं। They don't have any sort of cytoplasm like it, जैसे हमने यहाँ शो किया हुआ था। ऐसा साइटोप्लाज्म यहाँ नहीं है, राइट। इसमें टोनोप्लास्ट नजर नहीं आ रही है। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट कैसे सेल्स हैं, वो सेल्स हैं नियर टू डाई हैं। आपको याद होगा मैंने बोला था कि ऑल्दो दे आर लिविंग बट दे हैव ओनली व्हाट, अ मार्जिनल, साइडों पे लाई करने वाला थोड़ा सा क्या, साइटोप्लाज्म। ये देखिए ड्रॉ किया था मैंने आप लोगों के लिए कल भी ये वाला। और आखिरी बात जो थी वो मेरे पास क्या थी, ये ब्लू किस्म के सेल्स। और इन ब्लू किस्म के सेल्स को मैंने नाम दिया था व्हाट, कंपेनियन सेल्स का। और मैंने आप लोगों को इन कंपेनियन सेल्स के बारे में एक बात और बताई थी, वो क्या कि ये बड़े जेनरस सेल्स हैं, बड़े सखी किस्म के सेल्स हैं, एंड दे आर वेरी रिच इन पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। इनमें ये बहुत ज़्यादा होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और these particular mitochondria they are basically making enormous amount of what, ATP, right। इन पर्टिकुलर कंपेनियन सेल्स के अंदर हम लोगों ने बुला लिया किसको, सुक्रोज को। अब सवाल ये कि लुक एट दिस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे पास एक बंडल शीथ सेल्स था, ये वाला बंडल शीथ सेल है, और ये मेरे पास से एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस के बाद ये मेरे पास क्या है, एक स्पंजी मेसोफिल सेल है से। एंड दिस स्पंजी मेसोफिल सेल इज बेसिकली अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज पार्टिकल्स इनटू एंडोडर्मिस थ्रू सिम्प्लास्टिक पाथवे। और उसके बाद हमारे पास कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, और ये जो मेरे पास बंडल शीथ सेल्स हैं इनके बारे में गौर से बात को सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स। ये बड़ी पते की बात है कि ये जो मेरे पास बंडल शीथ सेल्स हैं, राइट, दे आर वर्किंग इन एसोसिएशन ऑफ व्हाट, कंपेनियन सेल्स। तो यहां से जब हमने इस पर्टिकुलर चीज को किस में ऐड करना है, कंपेनियन सेल में, तो लुक एट दिस कि मैंने यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई प्लाज्मोडेस्माटा शो नहीं किया। यहां तो प्लाज्मोडेस्माटा था तो सुक्रोज यहां से यहां और यहां से यहां मूव कर गया सिम्प्लास्टिक पाथवे से, लेकिन यहां पे जैसे कोई चीज है ही नहीं। अब इसका मतलब यह है कि मुझे यहां से पर्टिकुलरली क्या करना है, किसी खास टेक्निक से, किसी खास मेथड से सुक्रोज को इन कंपेनियन सेल्स में अपलोड करना है। तो उस पर्पस के लिए यहां पे क्या किया गया है, यहां पे एक खास किस्म की को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगाई गई है। को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये लगा देते हैं समथिंग लाइक इट, ऐसे और ऐसे। अब ये करेंगे कि हम इस प्रोटीन को यहां से थोड़ा सा बाहर निकाल के देखते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास है बंडल शीथ सेल्स की सेल वॉल, राइट। अब मैं इसको मैग्नीफाइड डायग्राम बना रहा हूं, राइट। और ये मेरे पास किसकी सेल वॉल है, ये है मेरे पास सेल वॉल कंपेनियन सेल की, राइट। अब ये जो कंपेनियन सेल की वॉल है, सॉरी मेम्ब्रेन है, इट इज स्पेशली डिजाइन टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग।
मैं बात कर रहा हूं सेल मेम्ब्रेन की, सॉरी मेरे मुंह से गिर गया सेल वॉल, आई वांट टू एक्सप्लेन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, जाहिर है इसकी सेल वॉल, ये इसकी सेल वॉल, समथिंग लाइक इट, ये इसकी सेल वॉल, राइट। It is the cell wall of companion cell, right? और ये क्या है, it is the cell wall of bundle sheath cell, bundle sheath cell। मैंने बोला कि ग्लूकोज की यहां से इस तरफ से मूवमेंट तो कोई मायने नहीं रखती, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बात यह है कि हम इस ग्लूकोज को इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कैसे डालें कि जब यहां पे किसी किस्म का प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है। तो हमने आंसर ये दिया है कि कोई इस चीज को इंपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से गेम खेलता है कौन, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल बेसिकली अपनी इस प्रोटीन को यूज करता है एंड दैट वेरी प्रोटीन इज basically a pump, right? And that very protein is basically a pump, and that very pump is operational due to availability of ATP. Companion cell is living. It is very much rich in mitochondria. It is very rich in formation and usage of ATP, right? तो जब ATP इस पंप को ऑपरेट करेगी तो रिजल्ट में क्या होगा कि जितने भी प्रोटॉन्स पहले इसके अंदर थे अब वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। भाई बाहर आएंगे तो कहां आएंगे, तो आंसर इज इन द नॉन लिविंग स्पेस, और नॉन लिविंग स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट। आपको पता ना बताया था मैंने आप लोगों को, अभी बोला है मैंने इसी लेक्चर में ही, राइट। कि एपोप्लास्ट क्या था, नॉन लिविंग एरिया। अब नॉन लिविंग एरिया कहां प्रेजेंट है, जाहिर है इस बंडल शीथ सेल की सेल मेम्ब्रेन के बाहर, मीन सेल वॉल, और इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की बाहर, राइट। तो ये जो सारा एरिया था यहां से लेके यहां तक का, ये इस सेल मेम्ब्रेन और इस सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जितना भी नॉन लिविंग एरिया है इट इज एपोप्लास्ट। अब ये सारा एरिया क्या हो जाएगा, इट विल बी वेरी रिच इन H+, यहाँ पे बहुत ज्यादा H+ आयंस आ जाएंगे, बहुत ज्यादा H+ आयंस आ जाएंगे, और ये तब तक H आयंस यहाँ पे जमा होते रहेंगे जब तक ATP अवेलेबल है, राइट। अब ये वाले H आयंस जो ही मूव करके इस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो साथ ही इसकी साथ वाली प्रोटीन्स पे एक एरिया क्रिएट होगा दैट विल अलाउ द बाइंडिंग ऑफ व्हाट, सुक्रोज। तो साथ ही यहां से जाने वाले सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, यहां आके बाइंड हो जाएंगे, राइट। वो वाला सुक्रोज जो यहां से चला था एडवेंचुअली आके यहां बाइंड हो जाएगा, राइट। अब आपको याद होगा मैंने बोला था डिफरेंट किस्म की होती हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स, जिनमें से क्या नाम दिया हमने, सिम्पोर्ट, राइट। अब सिम्पोर्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसी पोर्ट है जो दो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करवा रही है, यानी कि इसमें से वापस आ रहे हैं दोबारा से प्रोटॉन्स, प्लस उन प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से क्या आ रहा है मेरे पास, सुक्रोज। तो ये वाला काम हम लोगों ने कर लिया जो सबसे मुश्किल काम था। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ATP पे, लिहाजा हम सुक्रोज की अपलोडिंग को ATP डिपेंडेंट प्रोसेस समझते हैं, राइट। अब ये वाला जो सुक्रोज है ये इस पर्टिकुलर चैनल से कंपेनियन सेल्स में एंटर हुआ। अब कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब के दरमियान में बहुत सारे क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है। तो ये वाला ग्लूकोज बड़ी आसानी, सॉरी ये वाला सुक्रोज बड़ी आसानी से पैसिव वे में कहां अपलोड हो जाएगा, इनटू द सिव एलिमेंट्स, यहां से भी यहां से भी यहां से भी डिफरेंट जगहों से जो ग्लूकोज है वो लोड हो गया किस में, सिव एलिमेंट में या सिव ट्यूब में। नाउ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट हैज बीन डन, द सेकंड पार्ट हैज बीन डन, और अब हम मूव करेंगे थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, अपलोडिंग, वो भी हम लोगों ने कर ली, और अब थर्ड पॉइंट ये है कि हम लोगों ने इसको मूव कराना है डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब है टूवर्ड्स द सिंक की तरफ मूव करवाएंगे। अब जब मैंने इसको सिंक की तरफ मूव करवाना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसा हो सकता है कि ये सुक्रोज इस पर्टिकुलर सिव एलिमेंट की कंपोजिशन को बहुत ज्यादा क्या कर दे, हाइपरटोनिक कर दे। अब उस पर्टिकुलर हाइपरटोनिक चीज के साथ ही क्या मुझे पता चलेगा कि यहां कहीं साइडों पे प्रेजेंट है जाइलम के सेल्स,
समथिंग लाइक इट, जाइलम के सेल्स। जो ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाइपरटोनिक होगी तो वाटर इन जाइलम सेल्स में से इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक नेक्स्ट स्टेप है कि जो साइडों पे प्रेजेंट जाइलम वेसल्स हैं दे बिगिन टू इंजेक्ट वाटर इनटू इट, राइट। इस वजह से ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर पोटेंशियल पे चला जाएगा, यानी कि अब इसके अंदर वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा हो गया और सोल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा हो गया। तो जाहिर है ओवरऑल प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा हो गया। कहाँ, लीफ में। किसकी निस्बत ज्यादा हो गया, रूट की निस्बत। अब फिर दोबारा वापस चलते हैं, लुक एट दिस। हमने इसको जब यहाँ पे लोड कर लिया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर पोटेंशियल क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब ये वाला प्रेशर पोटेंशियल क्या करेगा, अपने आप को कंपेयर करेगा किसके, सिंक के प्रेशर पोटेंशियल। जाहिर है यहाँ पे सिंक प्रेशर पोटेंशियल कम है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शायद मैं तेज बोल गया हूँ कि अब यहाँ पे जो प्रेशर पोटेंशियल है वो ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल कम है। तो डेफिनेटली ये वाला सॉल्यूट अलोंग विद वाटर इस पर्टिकुलर ट्यूब में फ्लो करना शुरू कर देगा, समथिंग लाइक द ट्यूब एक्स ऑफ द ऑस्मोटिक सेल्स, राइट। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा डाउनलोडिंग का। तो डाउनलोड प्रोसेस में भी वही प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे जैसे कि अपलोडिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए थे। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद हम सेल्स में क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम इस पर्टिकुलर सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनटू स्टार्च। ये आखिरी पॉइंट है आज के लेक्चर का कि हम इस पर्टिकुलर सुक्रोज को कन्वर्ट कर देंगे स्टार्च में। अब सवाल ये है कि हम इस पर्टिकुलर चीज को स्टार्च में कन्वर्ट क्यों करना चाहते हैं। इसकी रीजन ये है कि स्टार्च लेस अवेलेबल है फॉर द मूवमेंट। बड़ा मॉलिक्यूल है, एक दफा यहाँ पे बन जाएगा तो दोबारा वापस नहीं जा सकता। तो हम सुक्रोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके इस फ्लोएम के सैप पे एक्सेसिव वर्क का लोड कम हो जाएगा। फिर दूसरी बात है कि अगर आप इन पर्टिकुलर सिव एलिमेंट्स को देखें तो आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि इसके अंदर क्या है, सिव एरियाज है। वो सिव एरियाज बेसिकली एक्टिंग एज द वेल्व्स। ये कल भी डिस्कस हुआ था आप लोगों के साथ। और ये जो वेल्व्स हैं दे आर ऑफरिंग रेजिस्टेंस in the movement of phloem sap towards the sink। यहां से मिसाल के तौर पर 100 ml चला है तो यहाँ पे पहुंचते वो 20 या 30 ml रह जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कन्वर्जन का रेट है वो भी नॉर्मल रहेगा। ऊपर से आने वाले सोल्यूट का पोटेंशियल भी कम रहेगा। यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल हमेशा ज्यादा रहेगा, यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल हमेशा कम रहेगा और सिंक भी हमेशा डेवलप रहेगा। तो इन पर्टिकुलर सिव एरियाज के और भी बहुत से रूल्स हैं जो डेफिनेटली एसेंशियल है फॉर द कवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेसेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने आज आप लोगों के साथ यही 3 पॉइंट डिस्कस करने थे कि कैसे हमारे जो लीव्स हैं दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ग्लूकोज, और ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करने के बाद वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो मूव करता है फ्रॉम पैलिसेड बेसोफिल सेल्स और स्पंजी बेसोफिल सेल्स इनटू द एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस में से मूव करता है इनटू द बंडल शीथ सेल्स, और बंडल शीथ सेल्स जुड़े होते हैं के साथ, फ्लोएम के सेल के साथ। और ये जो मेरे पास बंडल शीथ सेल्स और फ्लोएम के सेल्स हैं दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, उनके पास वो नहीं है। तो फिर ये कैसे अपलोडिंग होती है, ये अपलोडिंग होती है, हमने अंडरस्टैंड किया इस थर्ड पॉइंट में क्या अपलोडिंग होती है एक्टिवली, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं जाहिर है मेरे पास हाइड्रोजन पंप्स, प्रोटॉन पंप्स। वो कंपेनियन सेल में से प्रोटॉन को एपोप्लास्ट में एक्सक्रीट करती हैं जिसकी वजह से कंडीशंस बाहर जाती हैं क्या, हाइपरटोनिक। और इस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में पैसिवली मूव करता है क्या प्रोटॉन्स, लेकिन इसकी पैसिव मूवमेंट के साथ साथ ही सिम्प्लास्ट पोर्ट के थ्रू सुक्रोज भी मूव कर जाता है। वंस सुक्रोज इज इनसाइड व्हाट कंपेनियन सेल, तो फिर इस कंपेनियन सेल में हम को नजर आते हैं बहुत ज्यादा प्लाज्मोडेस्माटा। वो प्लाज्मोडेस्माटा इसे अपलोड कर देते हैं किस में, सिव ट्यूब में, ठीक है। और फिर ये वाली सिव ट्यूब्स प्रेशर को मेंटेन करते हुए अपना जर्नी स्टार्ट कर देती हैं टुवर्ड्स द सिंक। फाइनली जब ये वाला सुक्रोज जाके पहुंचता है हमारे सिंक में, मीन किसी फ्रूट में, किसी सीड में या किसी रूट में, तो वहां पे जाके डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। डाउनलोडिंग का वे सारे वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मीन टू से एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इवेंचुअली फूड वहां पे जाने के बाद कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्टार्च। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम की मूवमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड को कंट्रोल करना होता है। कल मैंने आपको डिस्कस किया था माय डियर स्टूडेंट्स के आपको याद होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हमारे फ्लोएम में बाइडायरेक्शनल मूवमेंट होती है। डे टाइम पे लीव सोर्स बन जाते हैं और रूट सिंक बन जाती हैं या फ्रूट सिंक बन जाते हैं, लेकिन जब रात के टाइम पे प्लांट्स के लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते तो रिजर्व आने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो उस टाइम पे फिर
जो हमारी रूट्स हैं या फ्रूट्स हैं वो बन जाते हैं सोर्स और लीव्स बन जाते हैं सिंक. देयरफॉर मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस इन रिवर्स ऑर्डर, राइट. सो दैट्स इट फॉर द ट्रांसपोर्टिंग प्लांट. और इसके साथ ही ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ. आप लोगों से हम मिलेंगे अब एनिमल्स के पार्ट के साथ. एंड टिल दैट वेरी टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर